नमस्कार मित्रों, आप सभी का यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स यानी कि तपस्वी आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे जो वीडियो लेक्चर के उसका टॉपिक है जो महाजनपद है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि जो मगध है वो छोटे से जनपद से इतना बड़ा महान साम्राज्य कैसे बना, उसकी भी कहानी जानेंगे। उसके बाद जो नंद राजवंश है वो और पर्शियन और जो ग्रीक इन्वेजन हुए थे, जो फॉरेन इन्वेजन पहले भारत ने देखे थे, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो 16 के 16 जो महाजनपद है उसके बारे में जानते हैं। पहले तो ये देखिए कि जो हमारी जो महाजनपद की पहले की जो हिस्ट्री रही है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की रही है। वो यहाँ पर ये जो एरिया है इंडस जो सिंधु नदी है उसके आसपास का ही रहा है। उसके बाद जो दौर आया वो जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो कहाँ, यह है जो सरस्वती नदी है, जो सरस्वती रिवर है उसके आसपास ही जो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन है वो वहाँ पर ही उसका उद्भव हुआ है। अब देखते हैं जो लेटर वैदिक सिविलाइजेशन या फिर कहे तो लेटर वैदिक तो जो महाजनपद का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें सबसे बड़ा जो रोल है तो वो इन रिवर्स का ही है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो महाजनपद है वो सिर्फ गंगा रिवर के आसपास ही है, और जो गंगा रिवर के आसपास ही जो जनपद बसे हैं वो ही मोस्ट पावरफुल रहे हैं। उस वक्त का जो भारत था वो ऐसे छोटे छोटे जो जनपद है उसमें बटा हुआ था। तो इसमें सबसे जो ईस्टर्न पार्ट में जो आता है, वेस्टर्न पार्ट में जो आता है वो है गांधार और कंबोज, और सबसे जो उत्तरी भाग में ही वही है। और ईस्टर्न पार्ट में आता है वो है अंग, जो कि अंग जो जनपद है उसका काफ़ी ऐसी जो पुराण से पौराणिक जो किताबें हैं और जो वैदिक किताबें हैं उसमें इसका जो उसकी कहानी इसमें लिखी गई है। और इन महाजनपद में एक पैटर्न यह है कि ये सारे के सारे उत्तरापथ यानी कि उत्तर भारत में नॉर्थन इंडिया में ही ये सिचुएटेड थे। लेकिन एक असमक ही ऐसा है जो कि दक्षिणापथ यानी कि जो साउथ इंडिया है वहाँ पर ये एक महाजनपद ये साउथ इंडियन पार्ट में सिचुएटेड है। तो ये भी आपको एक याद रखना है। और इसमें ये जो महाजनपद थे उसमें भी ये जो अवंती है वो और मगध और ये जो वज्जी गणराज्य है वो सबसे ज्यादा वो मोस्ट पावरफुल थे। इन सब में सबसे ज्यादा कोई पावरफुल थे तो ये ही जो चार या पांच जो गणराज्य थे ये ही मोस्ट पावरफुल थे। अब देखते हैं जनपद टू महाजनपद। जो अर्ली वैदिक जो टेक्स्ट है उसके मुताबिक जो आर्यन ट्राइब्स है उनको क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था, जो कि एक उस वक्त एक जो लार्जेस्ट सोशल यूनिट है उसको जना कहा जाता था। और ये जो जनपद है वहीं से आता है जिसका मीन है जन्स मीन्स पीपल और सब्जेक्ट एंड पद मीन्स फुट, यानी कि जब एक ही जगह पर आप अपने पैर एक ही जगह पर रखे तो उसको जनपद कहा जाता है। तो पहले जो ट्राइबल सेटलमेंट्स थे वो अब थोड़े बड़े हो गए थे जिनको जनपद कहा जाता है। और जो जनपद है उसको भी काफ़ी ऐसे जो एंशियंट जो टेक्स्ट है उसमें भी उसका उल्लेख किया गया है, जिसमें कुछ जो जनपद है उसको ऋग्वेद, अथर्ववेद, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और को जो पुराण है जैसे कि मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वामन पुराण, इन सब किताबों में इन जनपदों के बारे में लिखा गया है। तो अर्ली वैदिक पीरियड द पॉलिटी वाज बेस्ड इन ट्राइबल अफेयर्स, यानी कि जो अर्ली वैदिक पीरियड की जो पॉलिटी थी, ये देखिए ये जो महाजनपद है उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई जो आउटकम्स है तो जो हमारी जो हमारी एंशियंट इंडिया या फिर कहे तो हमारी जो कल्चर है इंडियन कल्चर, उसमें एक महाजनपद का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो है पॉलिटी। जो पॉलिटी है उसमें काफ़ी बड़ा चेंजेस आया। पहले जो अर्ली वैदिक पीरियड की जो पॉलिटी थी वो सिर्फ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि जो
जो छोटी छोटी जो ट्राइबल थे उसके ही इर्द गिर्द घूमती देखती थी। जो ट्राइब है उसका जो चीफ था या फिर जो मेन जो मुखिया था उसको राजन या फिर राजा कहा जाता था। उनका काम ये था कि जो ट्राइब है उसकी देखभाल करना, उसकी सुरक्षा करना, और जो भी वो फैसले ले वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्राइब के लिए। तब वो जो एक राज्य है या फिर राष्ट्र है उसका कॉन्सेप्ट किसी पे भी ख्याल में नहीं आया था। तो छोटे छोटे ये कबीले हैं उसमें जो भारत है वो बटा था, और साथ ही साथ राजा है उसको गाइड करने के लिए एक मंत्री परिषद भी था, और साथ ही साथ जो राजा है उसके पास असीमित शक्तियां नहीं थी। और उस वक्त की एक पॉलिटिक्स की एक खास बात है सभा और समिति। सभा जो कि जिस सभा और समिति के बारे में हमने अगले वीडियो में डिस्कस किया, लेकिन थोड़ा एक ओवरव्यू देख लेते हैं। जो सभा है वो, या फिर आप इसको एक दरबार के रूप में भी, राजा को जो कोर्ट होता है, दरबार होता है, उसके रूप में भी हम उसको देख सकते हैं। उसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जिनको काफी जो ज्ञानी होते थे वो लोग ही इस सभा में पार्ट लेते थे। और दूसरा है समिति। समिति में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, आपकी जो पॉलिसी है कैसी बनाई जाए, आपकी जो ट्राइब है, आपकी जो जनजाति है उसकी पॉलिसी कैसी होगी, ये सब इस सभा और समिति में तय होता था। साथ ही साथ जो राजा था उस वक्त की एक खास बात डेमोक्रेसी भी थी। जो डेमोक्रेसी इसके मुताबिक सभा और समिति जो कहती थी वो राजा के लिए मान्य होता था। उस वक्त का राजा था उसके पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, लेकिन जब कोई दूसरी जो जनजाति है आपके ऊपर अटैक करे तो जो आपके कबीले के जो लोग हैं वो राजा के अंदर इकट्ठा हो सकते हैं। तो ये एक आपको सिर्फ याद रखना है। अब देखते हैं इन लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में जो पॉलिटिक्स थी वो मोनार्की की तरफ जाने लगी, यानी कि पहले जो रिपब्लिकन डेमोक्रेसी थी, रिपब्लिकन जो कॉन्सेप्ट था वो अब थोड़ा मोनार्की की तरफ जाने लगा था, क्योंकि अब जो पीरियड है वो काफी बदल गया था। द अमलगमेशन ऑफ ट्राइब्स एंड द इंक्रीज इन द साइज ऑफ किंगडम इन लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि जो पॉलिटिकल एम्बिशन की वजह से ये जो ट्राइब्स थे उसका जो साइज है वो अब किंगडम्स में बदल गया, यानी कि जो पहले छोटे छोटे जन में बटी हुई थी अब जनपद का रूप लेने लगी थी। द किंग स्टार्टेड मेंटेनिंग एन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो गॉट डेवलप, यानी कि पहले राजा के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं थी कि वो अपनी खुद की आर्मी रख सके, खुद की सेना ना रख सके। लेकिन अब लेटर वैदिक पीरियड में ये चेंजेस ये आया कि राजा है वो खुद की आर्मी रख सकता है। साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी काफी बदलाव आया, और खास तौर पर देखे तो ब्यूरोक्रेसी है उसका उद्भव उस वक्त हुआ, क्योंकि जो अलग अलग प्रकार के जो मंत्रालय होते थे वो अलग अलग लोगों को दिए जाते थे। जैसे कि सेनानी है, पुरोहित है, ऐसे जो मिनिस्टर्स है वो राजा को एडमिनिस्ट्रेशन में गाइड करते थे। किंग नाउ क्लेम टू बी एब्सोल्यूट मास्टर ऑफ ऑल देयर सब्जेक्ट, यानी कि जो राज्य का कोई भी मसला हो वो आखिरी जो कोई फैसला है वो राजा द्वारा ही लिया जाता था। पहले जो सभा और समिति कहती थी वो राजा के लिए बाध्य होता था, लेकिन अब राजा है खुद का डिसीजन वो ले सकता था। द चीफ फंक्शन ऑफ द किंग वेर ऑफ ए मिलिट्री एंड जुडिशियल कैरेक्टर। अब जो किंग है उसकी पर्सनालिटी, जो राजा है उसकी पर्सनालिटी भी काफी चेंज आया, क्योंकि अब वो मिलिट्री और जुडिशियल मैटर है उसमें वो अपना योगदान दे सकता है। वो जो आखिरी जो कोई सत्ता है तो जुडिशियल मैटर और ये जो सैन्य संबंधित कोई भी जो फैसला हो उसमें जो आखिरी कोई मुहर लगा सकता है तो वो है राजा। राजा के पास अब जुडिशियल और मिलिट्री दोनों पावर आ गए थे। तो मोनार्क्स वर द प्रोटेक्टर ऑफ हिज पीपल एंड द लॉज, यानी कि जो मोनार्क है, राजा है, वो जो अपने लोग है, अपनी जो प्रजा है उसके वो रक्षक थे। कभी ऐसी किताबों में ऐसा नहीं दिखा गया कि राजा है वो डेस्पोट जैसा बन गया है। मैं ये लेटर वैदिक पीरियड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद की बात आखिर में देखेंगे। इमर्जेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ किंग्स, यानी कि जो राजाधिराज, महाराजाधिराज, ये सब जो कॉन्सेप्ट है राजाओं के राजा, ये सब कब
कब उभर के आए वो सब लेटर वैदिक पीरियड में, जब ये जो यज्ञ यज्ञ होने लगे, राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये सब जो यज्ञ होने लगे थे, रिचुअल्स होने लगी थी, इसी से इसके साथ साथ ये किंग ऑफ किंग्स यानी कि जो राजाधिराज महाराजाधिराज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी लेटर वैदिक पीरियड में ही उसका उद्भव हुआ है। और अब जो एक बहुत ही बड़ी एक कहा जाए तो एक इम्पैक्ट सामने आई तो वो है राष्ट्र। पहले जो जन में बना था, जन में जो लोग बटे थे वो बाद में जनपद में आ गए, और जनपद के बाद अब जो राष्ट्र है वो सबके सामने आ गया, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टेरिटरीज फर्स्ट अपीयर्ड इन लेटर वैदिक पीरियड। जो राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार लेटर वैदिक पीरियड में ही सामने आया है। अब देखते हैं जो महाजनपद है उसके बारे में देखते हैं। द पीरियड फ्रॉम द फॉल ऑफ द किंगडम ऑफ द Videha early in the 6th century BC till the rise of the kingdom of Magad in the middle of the same century is known as the age of 16 महाजनपद। यानी कि विदेह फॉल ऑफ द विदेह की अंत और जो जनपद था विदेह उनका अंत और जो मगध के राइज के बीच का जो पीरियड है उसको एज ऑफ 16 महाजनपद कहा जाता है। The period of 16 महाजनपदास is mentioned in some ancient text। यानी कि जो ये जो जनपद का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ऐसी जो किताबें हैं उसमें लिखा गया है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। The महाजनपद was one of the 16 kingdoms or oligarchic republic that existed in ancient from the 6th to 4th century BC। जो महाजनपद है वो रिपब्लिकन भी थे और साथ ही साथ ये जो थे वो मोनार्की भी, उसका जो गवर्नमेंट थी वो मोनार्की भी थी, और साथ ही साथ जो रिपब्लिकन है वो भी थे। और एक जो ये महाजनपद है उसका एक इतना एक्सपांशन क्यों है, उसका एक कारण ये भी है कि जो आयरन है उसका इस्तेमाल जो लोग है वो करने लगे थे, जो लोहे का इस्तेमाल अच्छी तरह करना वेपन बनाने में करने लगे थे, साथ ही साथ दूसरी तरह के जो मटेरियल है औजार है उसमें भी करने लगे थे, इसलिए जो इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी ग्रोथ आया। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर अग्रारियन इकोनॉमी थी उसमें भी काफ़ी उसका जो आयरन है उसका बड़ा योगदान रहा है। साथ ही साथ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि सिटी बेस्ड थी, अर्बन बेस्ड थी, उसका जो दूसरा फेज है, दूसरा जो अर्बनाइजेशन है वो ही इस महाजनपद के दौरान ही उभरा है, क्योंकि काफी ऐसे जो शहर है वो इसी के दौरान बसे, जिसमें राजगृह है, श्रावस्ती है, साकेत है, कौशाम्बी है, बनारस है, ऐसे जो शहर है वो इस महाजनपद पीरियड के दौरान ही उभरे है। और साथ ही साथ जो महाजनपद है वो कहाँ तक फैले थे, वो काबुल वैली इन द नॉर्थ वेस्ट टू द बॉर्डर्स ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और साथ ही साथ फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस इन द नॉर्थ टू द रिवर ऑफ गोदावरी इन द साउथ। यानी कि जो गोदावरी काबुल से लेकर बंगाल तक और हिमालयन से लेकर गोदावरी तक, ये पूरे के पूरे जो 16 के 16 जो महाजनपद है वो अलग अलग जगहों पर बसे थे। इन मोस्ट ऑफ द महाजनपद देयर वर मोनार्कीज व्हाइल द अदर देयर वर रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कुछ जो महाजनपद थे उसमें जो मोनार्की थी, जो पॉलिटिकल फॉर्म था वो मोनार्की था, दूसरे काफी ऐसी जो जगह है वहां पर जो है वहां पर रिपब्लिकन थे। द मोनार्की वेर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द गंगाटिक प्लेन। यानी कि जो गंगा के आसपास का जो एरिया है वो पूरे के पूरे जो थे वो मोनार्की थे। जो राजा था, राजा का कॉन्सेप्ट था, जो मोनार्की है वो जो गंगा नदी के आसपास का जो मैदान है उसके आसपास जो भी महाजनपद बसे हैं वो सब मोनार्की थे। साथ ही और जो फुटहिल्स ऑफ हिमालय की, यानी कि जो हिमालय है जो नॉर्थन एरिया है उसकी तलहटी पर जो महाजनपद बसे थे वो सब रिपब्लिकन थे। उसमें जो वज्जी गणराज्य है, वज्जी कन्फेडरेसी है, साथ ही साथ जो मल्ल गणराज्य है, अशक और अस्मक जो है वो सब रिपब्लिकन थे, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं उसका जो सोर्स कौन कौन सा है, महाजनपद के बारे में किन किन में उल्लेख किया गया है। पहले आता है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में ये जो अंग है मगध, जो 16 के 16 जो महाजनपद है उसका उन सब का उल्लेख है वो अंगुत्तर निकाय में किया गया है। और दीघ निकाय में काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वंश, कुरु, पांचाल और मत्स्य और सुरुसेन जैसे जो गणराज्य है उसका उल्लेख इसमें किया गया है। साथ ही साथ जो
भगवती सूत्र जैनिज्म का जो टेक्स्ट है, जो किताब है, उसमें भगवती सूत्र में काफी ऐसे जो जनपद है, महाजनपद है, उसमें भी इसके बारे में लिखा गया है। साथ ही साथ जो पुराण है, जिसे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कहा जाता है, वो पुराण में भी, और साथ ही साथ महाभारत और रामायण, इन 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 किताबों में भी ये जो महाजनपद है उनके उनके ऊपर उनके बारे में लिखा गया है। जो ये जो महाजनपद है, उसका नाम और कहाँ कर पर ये बसे है, ये सब इन किताबों में लिखा गया है। अब देखते हैं ये जो महाजनपद है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा है। पहले जो मोनार्कियन स्टेट से, जहाँ पर मोनार्की है, उसके बारे में, उसके जो महाजनपद है उसके बारे में देखते हैं। उसमें जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी, यानी कि जो राजा है वो आखिरी सत्ता है। किंग वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मोनार्कीज, यानी कि जो राजा है वो ही एडमिनिस्ट्रेशन, जो राज्य वहीवट है, राज्य व्यवस्था है, उसका हेड है, वो किंग ही है। किंगशिप वॉज जनरली हेराडिएटरी, यानी कि जो किंगशिप जो राजा है वो वंश परंपरागत ही होता है, लेकिन काफी ऐसी जगह पर देखा गया है कि किंग है वो जो मंत्रिमंडल है, प्रधानमंडल है, या फिर जो जिस प्रजा के बीच जो पॉपुलर है उसको राजा भी बनाया गया है। राजा है वो ऑटोक्रेटिक नहीं था, यानी कि जो डेस्पोट है, राजा है वो पूरा का पूरा तानाशाह नहीं था। द मोनार्क वाज नॉट द स्टेट बट ए पार्ट ऑफ इट, यानी कि जो राजा है वो साम्राज्य नहीं है, लेकिन राजा है वो साम्राज्य का ही एक भाग है। और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल सिस्टम भी ऐसी काफी ऐसी जगह पर दिखने को मिली है जिसमें जो राजा की पावर है थोड़ी बहुत सीमित कर गई है। द स्टेट वॉज कंसीव्ड एज एन ऑर्गेनिक वॉल लाइक अ ह्यूमन बॉडी विद 7 लिम्स, यानी कि जो चाणक्य की जो सप्तांग थियरी है उसके मुताबिक ही राजा है वो उसका एक पार्ट है, ना कि जो साम्राज्य है वो राजा का पार्ट है। अब जो रिपब्लिकन्स है उसमें जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसा था। जो रिपब्लिक्स है वो भी काफी अच्छी ट्राइब में बसे थे, जैसे शाक्य है, कोलियस है, और जो वज्जी गणराज्य है उसमें रिपब्लिकन टाइप्स की जो गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेसी है वो थी। और ये सब किसमें मानते थे, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट। और ऐसे जो छोटे छोटे जो ट्राइब्स या फिर जो छोटे छोटे जो राज्य थे उसको गण या फिर संघ कहा जाता था। उनका जो संविधान का उनके मुताबिक ही उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता था। पहला था ओलिगार्किक और दूसरे थे रिपब्लिकन, यानी कि ओलिगार्किक यानी कि जो एक तरह आप फ्यूडल सिस्टम भी उसको कह सकते हैं कि जो ये जो ऐसे महाजनपद थे उसमें छोटे छोटे जो फ्यूडल है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो इन जो महाजनपद के चीफ है उसमें रिप्रेजेंटेशन करते थे, और पॉलिसी मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से ही कंडक्ट किया जाता था। The assembly of each state was presided over by an elected representative who was commonly known as the राजा, यानी कि जो ऐसी जगहों पर जो असेंबली थी उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव भी आता जिसे राजा कहा जाता। और ये जो है वो हेराडिएटरी यानी कि वंश परंपरागत नहीं थी, उसे जो पीपल है, जो प्रजा है, उसके द्वारा ही उसको इलेक्ट किया जाता, चुनाव किया जाता था। और इसके जो मुखिया है, हेड है, उसको राजा कहने की बजाय चीफ ही यानी कि मुखिया ही कहा जाता था। अब देखते हैं कि जो पहले के जो राज्य थे वो चाणक्य की जो सप्तांग थियरी है उसके मुताबिक कोई भी ऐसे जो राज्य थे वो उसके मुताबिक नहीं थे, जिसमें जो मोनार्क है, मिनिस्टर है, स्टेट है, फोर्स है, ट्रेजरी है, आर्मी है और अलाई, यानी कि जो चाणक्य की सप्तांग थियरी है उसके मुताबिक 6th सेंचुरी बीसी तक कोई ऐसे राज्य नहीं थे। लेकिन जो 6th सेंचुरी बीसी आते आते जब महाजनपद का उद्भव होने लगा था, उनका विकास होने लगा था, तो अब ये जो सप्तांग थियरी है जो कि बाद में चाणक्य द्वारा ही बनाई गई है, मौर्य एम्पायर जो महाजनपद के बाद का जो पीरियड है उसमें ये चाणक्य द्वारा ये लिखी गई है। तो उनके मुताबिक जो सप्तांग थियरी के मुताबिक मोनार्क, मिनिस्टर, स्टेट, फोर्स, ट्रेजरी ऐसे जो प्रिंसिपल है वो किसी भी स्टेट में उसके पहले के जो किसी स्टेट है महाजनपद के पहले उनके नहीं देखे गए। लेकिन बाद में जब
पॉलिटी में काफ़ी चेंजेस आया, तो ये सब जो महाजनपद है वो ऐसे ही तौर पर अपना साम्राज्य बनाने लगे, जिसमें मोनार्क, मिनिस्टर, स्टेट ये सब आते हो। न्यू इम्प्लीमेंटेशन इन इकोनॉमी विच फुलफिल द पीजेंट्स नीड्स एज वेल एज रूलिंग क्लास नीड्स, यानी कि जो इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, उसमें थोड़ा बदलाव किया गया, नए इम्प्लीमेंटेशन किए गए, नए औजार है वो बनाए गए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा किया गया, क्योंकि जो जो व्यापार है, इंटर रिवर व्यापार भी होता था, साथ ही साथ दूसरे देशों के साथ जो दूसरी सिविलाइजेशन है उसके साथ व्यापार होता था। तो इससे जो जो किसान है और नई एग्रीकल्चर टेक्निक से किसान है उसकी जरूरियात कंप्लीट होती थी। साथ ही साथ जो जो रूलिंग क्लास है, यानी कि जो साम्राज्य के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, इन सब की भी जरूरियात पूरी होती थी, यानी कि आपके पास पर्याप्त धन होता था तो आप इसका उपयोग साम्राज्य को बढ़ाने में करते थे। न्यू अर्बनाइजेशन अराइज इन गंगाटिक प्लेन्स एंड उज्जैन, तक्षशिला, भरूच, वैशाली हैड ए वाइडर इकोनॉमिक रीच। साथ ही साथ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद दूसरा जो अर्बनाइजेशन है वो इस गंगा नदी के आसपास के जो मैदान है वहां पर वो इसका विकास, इसका उद्भव होना शुरू हो गया। साथ ही साथ जो उज्जैन है, तक्षशिला है और भरूच और वैशाली है, उसका काफी ऐसा जो वाइडर इकोनॉमिक रीच, यानी कि उसके दूसरे महाजनपद और दूसरे राज्यों के साथ व्यापारिक संबंध अच्छे थे, उनकी व्यापारिक जो पहुंच थी वो दूसरों की जो पहले की तुलना में काफी अच्छी हो गई थी। अब ये जो 16 महाजनपद है उसके बारे में मैंने यहाँ पर दिखा गया है। उसमें महाजनपद का जो नाम है वो है और कैपिटल, और अभी जो मॉडर्न लोकेशन यानी कि जो अब कहाँ पर यह सिचुएटेड है उसके बारे में मैंने दिया गया है। उसके बारे में हम डीप में आगे जानकारी लेंगे, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब देखते हैं जो पहला है वो अंग जो गणराज्य है, अंग का जो अंग महाजनपद है उसके बारे में भी काफी महाभारत जैसे और दूसरे जो पुराण है, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, इसमें भी जो अंग है उसका उल्लेख किया गया है। जो अंग महाजनपद है वो यहाँ पर है, जो कि अभी भागलपुर और जो मोंगियार डिस्ट्रिक्ट है ईस्टर्न बिहार पार्ट्स में, वो अभी वहां पर स्थित है। और गंगा और चंपा नदी के आसपास का जो जो गंगा और चंपा नदी है उसके आसपास में वहां पर ये स्थित है। और उसका जो कैपिटल है उसको जो पहले मालिनी कहा जाता है, उसके बाद उसको चंपा कहा जाता था। और ये जो चंपा नदी है वो ही जो अंग गणराज्य है उसको मगध से डिवाइड करता था। और ये एक बड़ा ट्रेड और कॉमर्स का एक बहुत ही बड़ा ये सेंटर था। और मर्चेंट्स है सेल्ड फ्रॉम चंपा टू सुवर्ण भूमि फॉर ट्रेड। सुवर्ण भूमि जिसे इंडोनेशिया और जो साउथ ईस्ट एशिया है उनको उस वक्त में सुवर्ण भूमि कहा जाता था, तो उसके द्वारा जो ट्रेड होता था वो यहीं से ही होता था। उसके साथ जो भदिया और आशापुरा ये वो चंपा के अलावा बहुत ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाउन्स है उसको भी कहा जाता था। और साथ ही साथ इन मगध और अंग के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी चलता रहता था, और वो दोनों उनके बीच काफी ऐसी जो विरोध है वो पहले से ही चला आता था, कुछ टेरिटरी और कुछ व्यापार की वजह से। और इसी की वजह से मिडल 6th सेंचुरी मिडल में जो बिंबिसार थे, जो मगध के जो सम्राट बने, पहले वेल नोन सम्राट, इंडिया के भी कह सकते हैं, उन्होंने जो ब्रह्मदत्त है जो लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर है अंग का, उसको अंग के इस रूलर्स को पराजित किया और अंग को मगध साम्राज्य का ही एक भाग बनाया गया। अब देखते हैं काशी, जो दूसरा जो जनपद है वो काशी। काशी के भी बारे में काफी ऐसे आपने भी पौराणिक कथाएं सुनी होगी, और काफी ऐसे जो जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें भी काशी के बारे में बताया गया है। उसका जो कैपिटल है वो है बनारस। अभी का जो बनारस है उसको वाराणसी का नाम वाराणसी भी है, जो कि वरुणा और असी से बना है। जो नॉर्थ और साउथ पार्ट में जो कैपिटल का नॉर्थ और साउथ पार्ट में वो फ्लो करते थे, इसलिए भी उन दोनों का नाम से उपयोग करके उसको वाराणसी कहा गया है। और ये जो वाराणसी है वो गंगा नदी के मैदान के कारण और जो काफी जो फर्टाइल लैंड है उसके कारण जो कॉटन है उसका उसके लिए काफी
फेमस था। और इन दोनों के जो ये काशी है उसकी भी कौशल जो साम्राज्य है महाजनपद है उसके द्वारा उनके खिलाफ उनकी जो राइवलरी है काफी सालों से काफी टाइम से वो चले आ रही थी। ये जो सबके सब जो महाजनपद है वो एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते रहते थे, इसीलिए भी ये जो जो फॉरेन इन्वेडर्स है उनका काम है काफी आसान हो गया था। ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। चातक रिफर्स टू द एनेक्सेशन ऑफ कौशल बाय किंग ब्रह्म भट्ट ऑफ काशी, यानी कि जो जातक किताबें जो जातक कथाएं लिखी गई है उसके मुताबिक जो ब्रह्मदत्त ऑफ काशी, ब्रह्मदत्त राजा है काशी, उन्होंने ही कौशल को काशी में मिलाया है। काशी वॉज फाइनली कॉन्कर्ड बाय कौशल शॉर्टली बिफोर द टाइम ऑफ बुद्ध, यानी कि जो बुद्ध का जो समय है उसी के दौरान काशी है वो कौशल द्वारा पूरा का पूरा एनेक्स्ट किया, इंटीग्रल पार्ट बनाया गया। अब देखते हैं जो कौशल महाजनपद है उसके बारे में देखते हैं, जो कि यहाँ पर स्थित है। यहाँ उसकी लोकेशन यहाँ पर है। द कैपिटल ऑफ कौशल वो श्रावस्ती, अर्लीस्ट वो अयोध्या। ये जो कौशल जो जनपद है, साम्राज्य है, किंगडम है, उसका जो कैपिटल है वो पहले श्रावस्ती पहले अयोध्या था, बाद में उसको श्रावस्ती बनाया गया। और जो किंगडम है वो भी डिवाइडेड था। ये जो साम्राज्य है वो पूर्व में गंडक नदी से पूर्व में उसके गंडक नदी थी और वेस्टर्न पार्ट में पांचाल, सदर्न पार्ट में सार्पिका या फिर स्यादनिका और नॉर्थ में वो नेपाल हिल्स। तो इनके बीच में ही ये जो है वो सिचुएटेड था। और 6th सेंचुरी ईसा पूर्व 6ठी सदी में ये महाकौशल और उसके जो फेमस जो पुत्र है वो प्रसेनजीत, उसके द्वारा ये कौशल किंगडम है वो रूल्ड किया गया है। प्रसेनजीत को बुद्ध का समकालीन भी माना जाता है। और उसका जो मगध के साथ उनकी जो राइवलरी है उसके किंग के अजात शत्रु, मगध के सम्राट है अजात शत्रु, उनके साथ उनकी काफी लंबी लड़ाई भी लड़ी गई है। विदुदाब द सन एंड सक्सेसर ऑफ प्रसेनजीत इन्वेडेड द शाक्य किंगडम, जो प्रसेनजीत का पुत्र था उसने ही ये जो शाक्य गणराज्य है जो रिपब्लिक था उसके ऊपर हमला कर लिया और एनेक्स कर लिया। और कौशल है वो फाइनली प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद मगध द्वारा वो एनेक्स किया गया और उसका एक इंटीग्रल पार्ट बनाया गया। तो ऐसे ही ये जो मगध है वो छोटे छोटे महाजनपद को अपने में मिलाकर ही एक जो बड़ा साम्राज्य है वो बना है। अब उसके बाद आता है चेदी। जो चेदी है वो यहाँ पर स्थित है। उसकी जो कैपिटल है उसको सुक्तिमती कहा गया है चेदी। और चेदीस को ही मोस्ट एंशिएंट ट्राइब भी कहा जाता है। और उसके जो दो प्रिंसिपल सेटलमेंट से पहला था वो बुंदेलखंड था और नेपाल में भी उसके जो नेपाल के जो माउंटेन्स है वहां पर भी उसका एक सेटलमेंट था। साथ ही साथ जो सहजाति है वहां पर भी उसका एक सेटलमेंट था। ये जो खारवेल है जो जैन रूलर है खारवेल कलिंग का, वो चेदी का ही एक ब्रांच है, चेदी का ही एक जो गोत्र है, जो वंश है, वो ही जो खारवेल है उसको चेदी का ही वंशज कह सकते हैं। अब जो दूसरा आता है वो है वत्स। जो वत्स किंगडम है उसकी जो कैपिटल है उसको कौशाम्बी या फिर जो अभी का जो कोसम है इलाहाबाद के पास जो कोसम है या फिर जो कौशाम्बी है वो उसकी कैपिटल था। जो ये है ये यमुना रिवर के आसपास का जो एरिया है वहां पर ये जो है वो सिचुएटेड था। और उसका जो पहला और मोस्ट पावरफुल जो रूलर कहा जाए तो उदयन, जो वत्स महाजनपद है उसका मोस्ट पावरफुल किंग था। और उसने अवंती के जो प्रद्योत है चंड प्रद्योत उसके खिलाफ काफी लड़ाइयाँ लड़ी है, उसके खिलाफ काफी इसने जो कहा जाए तो जो युद्ध किए है। और ये जो भरत है हमारे, जिसके नाम पर ही हमारा नाम देश का नाम भारत वर्ष पड़ा है, ये जो उदयन है वो उसका है। वो मानता था कि वो
जो सम्राट भरत है, एम्परर भरत है, उसके ही ये पुत्र है, उसके ही ये वंशज है। और ये जो वंश है उसमें ये जो किंग है उदयन, उसके बाद कोई ऐसी बड़े जो राजा है वो नहीं बने हैं। अब देखते हैं कुरु, जो कि जो महाभारत है वो इसी के ही आसपास घूमता है। द कैपिटल वॉज इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली के आसपास ही इसका जो एरिया है वो सब इंद्रप्रस्थ उसका जो कैपिटल है। और अभी का जो दिल्ली और मेरठ का जो इलाका है वो पहले वो इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। जो जो कुरु जो जनपद है वो यादवों और भोज और पांचाल किंगडम के साथ उनका जो रिश्ता है वो काफी अच्छा था। जैसा कि महाभारत की कथा में हमने सुना कि जो कृष्ण के साथ उनके काफी अच्छे रिलेशन थे। साथ ही साथ पांचाल जो द्रौपदी, जो कि पांचाल से बिलोंग करती थी, जो द्रौपदी है वो पांचाल पांचाल की ही राजकुमारी है। तो इसी तरह उनके जो मैट्रिमोनियल रिलेशन भी है उसके साथ थी। और दूसरे जो अनदर जो इम्पोर्टेंट सिटी है वो है हस्तिनापुर। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। लेकिन महाभारत काल के बाद यह कुरु जो जनपद है उसमें क्या चेंजेस आए उसके बारे में कोई ज्यादा तो उल्लेख नहीं है। लेकिन जो बुद्ध के समय के दौरान ही ये जो कुरु किंगडम है उसमें जो चीफटेन यानी कि जो मुखिया है वो ही उसमें, जो उसका नाम कौरविया कहा जाता था, उसके ही वो ही उसमें रूल करते थे। लेकिन उसकी कोई पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस नहीं है। अब जो दूसरा आता था जो है पांचाल, उसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता था। पहला है जो पांचाल की जो देखे तो पांचाल यहाँ पर है, उनको पहला है उत्तर पांचाल और दूसरा है दक्षिण पांचाल। और जो गंगा नदी है ये इन दोनों को डिवाइड करती थी। द किंगडम वॉज सिचुएटेड इन मॉडर्न बदुआ, बरेली एंड फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट इन मॉडर्न उत्तर प्रदेश। मॉडर्न उत्तर प्रदेश में जो बरेली, बदुआ और फरुखाबाद है वहां पर ये पहले स्थित था। उनकी भी दो कैपिटल थी। पहली है वो अहिछत्र जो कि मॉडर्न जो बरेली डिस्ट्रिक्ट में रामनगर है उसको ही अहिछत्र के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। और जो दूसरी है वो है काम्पिल्य जो कि फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है वो उसको जो सदर्न पार्ट था पांचाल का, उसकी कैपिटल ये काम्पिल्य थी। और साथ ही साथ उसकी भी एक लंबे समय से पांचाल और कुरु के बीच लंबे समय से एक लड़ाइयाँ भी चल रही थी। पहले तो ये जो पांचाल है वो पहले तो उसमें राजाशाही थी, मोनार्की थी। लेकिन 6th सेंचुरी बीसी आते आते उसमें रिपब्लिक सिस्टम भी विकसित होने लगे थी। अब उसके बाद आता है वो है मत्स्य। द कैपिटल ऑफ किंगडम वॉज विराटनगर। ये जो मत्स्य है और विराटनगर है उसका उल्लेख भी महाभारत में दिया गया है। जो कि यहाँ पर ये जो मत्स्य है उसकी लोकेशन यहाँ पर है, जो कि अभी जो जयपुर के आसपास का जो एरिया है उसको मत्स्य के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। और मत्स्य जो कि जयपुर के आसपास के जो अलवर और भरतपुर के जो एरिया है उसको ही मत्स्य जो महाजनपद के रूप में ही आइडेंटिफाई किया गया है। और ये सूरसेन जो महाजनपद है उसके साथ ही काफी उसके रिलेशन है वो काफी अच्छे थे। और उसका भी मगध साम्राज्य के जो उद्भव हुआ, उसका विकास हुआ, उसके साथ साथ ही उसको जो है वो ये जो साम्राज्य है वो पूरा डिक्लाइन कर गया। और जो अशोका के काफी ऐसे जो शिलालेख है, जो फेमस शिलालेख है वो यहीं से ही मिले हैं। उसके बाद आता है सूरसेन, उसकी जो कैपिटल है वो है मथुरा। और ये जो है वो यादव या फिर जो यदु जो कृष्ण है वो उनके फेमस राजा थे। वो इस जो यदु डायनेस्टी है, यदु राजवंश है, यादव राजवंश है, उसके ही ये जो वंशज थे। और
ये जो अवंती पुत्र है, महाभारत के काल के बाद की बात कर रहा हूँ, ये जो अवंती पुत्र है वो भगवान बुद्ध के ही एक शिष्य बन गए, और जो बुद्धिज्म है वो सुरसेन साम्राज्य में काफी फेमस हो गया था, और इसको भी मगध साम्राज्य की बढ़ती ताकत के चलते उसको भी डिक्लाइन हो गया, और मगध का ये इंटीग्रल पार्ट बन गया। और कभी जो ग्रीक टेक्स्ट है उसमें भी इसको सूरसेन के रूप में मेंशन किया गया है, और उसकी जो कैपिटल उसको मेथोरा कहा गया है। अब उसके जो बाद में जो आता है अशक या फिर जो अस्मक, उसको भी ये जो अशक की जो सदर्न पार्ट में है, दक्षिणा पथ में ये स्थित है, उसकी जो कैपिटल है उसको पैठन कहा गया है, जो कि अभी के बोधन आंध्र प्रदेश है, उसको ही पैठन के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। और ये सब है वो यमुना और गंगा नदी के आसपास बसे हैं। वही ये जो अशक गणराज्य है वो गोदावरी नदी के आसपास ही बसा है। और जो अशक अशक के जो भी राजा थे वो इक्ष्वाकु राजवंश से रिलेटेड थे, और ये अकेला ही ऐसा जो महाजनपद है वो दक्षिणा पथ में स्थित थे। उसके बाद आता है अवंती, जो कि मगध की ही तरह एक बहुत ही बड़ा उसका भी एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल एम्बिशन था, और काफी ये स्ट्रॉन्ग था। The kingdom of Avanti was divided by Vindhya mountains into north and the south। जो अवंती है उसको विंध्य पर्वतमाला नॉर्थ और साउथ के रूप में डिवाइड करती थी। उज्जैन was the capital of northern अवंती, while माहिष्मति was the capital of जो साउदर्न पार्ट है वो उसकी कैपिटल थी। ये माहिष्मति का नाम तो आपने अभी काफी बार सुना ही होगा, लेकिन माहिष्मति है उसके बारे में भी काफी ऐसी एंशियंट टेक्स्ट है उसमें भी उसके बारे में लिखा गया है, जैसे कि महाभारत है उसमें भी लिखा गया है, और जो दीर्घ निकाय है उसमें भी माहिष्मति के बारे में लिखा गया है। और अभी ये जो मालवा रीजियन है, जो अभी का जो मालवा रीजियन है वो किंगडम ऑफ अवंती के रूप में ही आइडेंटिफाई किया गया है। और इसका जो साम्राज्य था, टेरिटरी थी, वो काफी बड़ी थी, क्योंकि उसमें ये जो भरूच है वो उसमें आता था, उससे उसका जो व्यापार है वो काफी बड़ा हो गया था। सी रूट के चलते उसका व्यापार काफी बड़ा हो गया था, तो इसलिए भी उसको जो अवंती है, अवंती साम्राज्य को काफी बहुत ही बड़ा एक कॉमर्शियल सेंटर के रूप में ही माना जाता था। और उसके जो फेमस राजा थे वो थे किंग प्रद्योत, जिसे चंड प्रद्योत भी कहा जाता था। ये एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, जो कि बुद्ध के समकालीन ही माने जाते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में उसको चंड प्रद्योत भी कहा जाता था, और उसका वत्स, मगध और कौशल जैसे जो बहुत ही बड़े साम्राज्य है उसके खिलाफ उनकी जो काफी सालों से लड़ाइयाँ चलती आ रही थी। और उसके बाद प्रद्योत है, चंड प्रद्योत है, उसके बाद काफी ऐसे जो राजा है वो ही उसमें हुए थे, लेकिन उसमें आखिरी है वो नंदीवर्धन है, उसका जो आखिरी वंशज है वो नंदीवर्धन है। और ये जो मगध के शिशुनाग है उनके द्वारा नंदीवर्धन को डिफीट किया गया, और जो अवंती का जो पार्ट है वो मगध साम्राज्य का ही एक हिस्सा बना दिया गया। उसके बाद आता है गांधार, उसका भी उल्लेख महाभारत में काफी बार किया गया है। उसकी जो कैपिटल है वो तक्षशिला है, जो कि एक का बहुत ही बड़ा एक यूनिवर्सिटी के रूप में फेमस है, लेकिन साथ ही साथ वो ट्रेड के लिए ही फेमस थे, क्योंकि यहीं से ही ये जो यहाँ पर की जो सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ग्रीक है और पर्शियन है, उसके साथ जो रिलेशन है, ट्रेड रूट है, ये गांधार से ही जाते थे। अभी का जो पेशावर जो एरिया है उसको उसके गांधार और अफगानिस्तान का जो कंदहार है उससे लेकर पेशावर और रावलपिंडी तक का जो एरिया है उसको गांधार के किंग जो साम्राज्य के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। और जो बिंबिसार, जब मगध में बिंबिसार का जो राज चलता था तब गांधार में पुक्कुसती नाम का जो राजा है वो राज करते थे। साथ ही साथ उन्होंने जो ये मगध है उसके साथ काफी डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बनाए थे, और उन्होंने ही बिंबिसार के वक्त में ही एक जो
डिप्लोमेट है उनको वहां पर भेजा था। और 6th सेंचुरी BC के जो आखिरी जो 6ठी सदी का जो आखिरी समय है ईसा पूर्व, उसको पर्शियंस साइरस या फिर दरायुस द्वारा इसको एनेक्स किया गया, क्योंकि जो गांधार है वो अकेला ही ऐसा नॉर्दर्न पार्ट में अकेला ही ऐसा किंगडम था। तो यहाँ से कोई जो मदद है वो भी नहीं पहुंच सकती थी, और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का भी थोड़ा बहुत अभाव था। तो इसीलिए ही ये जो गांधार है वो जो पर्शियन है उसके द्वारा जीता गया है। इसका उल्लेख है वो बाहिस्तान द्वारा, बाहिस्तान इंस्क्रिप्शन है और नक्शे रुस्तम है उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। अब आते हैं कंबोज के बारे में। जो कंबोज है वो भी गांधार के आसपास ही स्थित है। उसका जो कैपिटल है वो है राजपुरा, और जो एक्सट्रीम नॉर्थ पार्ट है इंडिया का वहां पर ये स्थित है। और ये जो हजारा डिस्ट्रिक्ट जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पामीर का जो हिली एरिया है, उच्च प्रदेश है, वहां पर ये स्थित था। और जो चाइनीज पिलग्रिम, जो चाइनीज यात्री था UN सांग, उसने ही राजपुरा की विजिट की थी। कंबोज विच अर्लियर हैड ए मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन लेटर ऑन गेव प्लेस टू रिपब्लिकन और गणसंघ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहले जो कंबोज था वो पहले तो वो मोनार्की था, लेकिन बाद में जो डेमोक्रेसी है वहां पर भी ये आ गई थी। अब देखते हैं जो वज्जी गणराज्य मगध का जो सबसे बड़ा कोई जो कॉम्पिटिटर माना जाता है तो वो है वज्जी और अवंती है, उन दोनों को माना गया। लेकिन वज्जी गणराज्य है वो काफी शक्तिशाली था अवंती की तुलना में। ये एक रिपब्लिकन था, एक कन्फेडरेसी थी, यानी कि छोटे छोटे राज्यों का एक जो समूह है उसको कन्फेडरेसी कहा जाता है। और ये जो वज्जी गणराज्य है वो 8 कुल द्वारा रूल्ड किया गया है। उसमें जो लिच्छवी है, वज्जी है और जनात्रिक है और विदेह, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो वज्जी गणराज्य है जो कि यहाँ पर स्थित है वो नेपाल के हिली एरिया और साथ ही साथ जो गंगा नदी का जो एक्सट्रीम नॉर्थ है वहाँ पर ये स्थित है। जो विदेहन जो स्टेट था, जो पीपल्स थे, उनकी कैपिटल थी मिथिला, जो कि अभी के जो जनकपुर है, जो छोटा सा स्टेट है, उसको मिथिला के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। और साथ ही साथ जो लिच्छवी थी उनकी जो कैपिटल है, उनकी कैपिटल थी वैशाली, जो कि काफी हिस्टोरिकली काफी फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो वैशाली में ही हुई थी, किसके अंडर, कालाशोक द्वारा, वो भी आगे हम जानेंगे। और जो वैशाली ही इन वज्जी गणराज्यों का सबसे बड़ा कैपिटल था, हेडक्वार्टर है, पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहीं से ही चलता था। और ये जो इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रिपब्लिकन ही, उनके मुताबिक ये रिपब्लिकन ही था। और मगध में जब साम्राज्यवाद बढ़ गया अजात शत्रु के द्वारा, और उसके पहले जो राजा आए उनके द्वारा, जब ये जो मगध है उसमें इंपीरियलिज्म बढ़ने लगा, तो ये जो वज्जी गणराज्य है वो अजात शत्रु ने वज्जी को जीतने के लिए तकरीबन काफी 20 साल जितना वक्त है वो उसको जीतने में लगा दिया, और वज्जी को पूरी की पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया और मगध का ही एक पार्ट बना लिया। अब उसके बाद देखते हैं जो मल्ल है उसके बारे में देखते हैं। ये जो मल्ल है वो नॉर्थ टू, यहाँ पर उसका जो है वो मल्ल किस लोकेशन यहाँ पर दी गई है। जो वज्जी कॉन्फेडरेशन के जो ऊपर ही वो स्थित थी, वो भी एक रिपब्लिकन स्टेट था, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया था, और दोनों के दोनों है वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक जो बुद्धिज्म के लिए काफी ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। पावा और कुशीनारा, गौतम बुद्ध हैड गोट महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर, ये जो भगवान बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण की जो उनके इवेंट हुई थी वो कुशीनगर में ही हुई थी। और
जो वर्धमान महावीर भगवान है उनका जो मोक्ष कहाँ पर प्राप्त हुआ वो था पावापुरी में। तो ये दोनों के दोनों कैपिटल है वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो मल्लास ओरिजिनली हैड ए मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन बाद में ही जो बुद्ध का समय चल रहा था तब भी ये जो है वो ओलिगार्किकल स्टेट्स की जो सिस्टम है वज्जी गणराज्य की ही तरह जो फ्यूडल सिस्टम है, जो फ्यूडल्स जो सिस्टम है, लैंडलॉर्ड्स की जो सिस्टम होती है उसमें ही उनका जो पूरी की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उतनी बदल गई। और साथ ही साथ मल्लास मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस टिल द डेथ ऑफ बुद्ध, यानी कि बुद्ध है, बुद्ध भगवान बुद्ध के समय के दौरान ही आखिरी बार उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो मेंटेन रही। उसके बाद भगवान बुद्ध की सडन जो डेथ हुई उसके बाद ये जो एम्पायर है वो मगध साम्राज्य का ही एक पार्ट बन गया। और जो ये जो मल्ल राज साम्राज्य है, जनपद है, उसमें काफी ऐसे जो स्कॉलर है, बुद्धिस्ट स्कॉलर है और काफी ऐसी फेमस पर्सनालिटी दी गई है जिसमें आनंद है, उपाली है, देवदत्त जैसे जो बुद्धिस्ट स्कॉलर है वो यहीं से ही आए हैं। अब देखते हैं राइज ऑफ मगध। मगध जो कि बाद में ही पूरा का पूरा जो भारत है वो मगध के द्वारा ही यूनाइट किया गया है। द किंगडम ऑफ मगध इन द एज ऑफ 16 महाजनपद कंप्राइज्ड इन मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना और गया। अभी का जो पटना और गया के आसपास का जो एरिया है वो ही मगध के रूप में ही आइडेंटिफाई किया गया है। और साथ ही साथ मगध है वो सोन और गंगा नदी के पास ही स्थित था और उसकी जो कैपिटल है गिरिव्रज या फिर राजगुरु उसकी जो कैपिटल के रूप में जानी गई है। बाद में उसको कालाशोक ने पाटलिपुत्र में उसको शिफ्ट किया गया। और मगध का जो साम्राज्य है उसमें बहुत ही बड़ा एक जो रोल प्ले किया है तो उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन ने भी किया है। जैसे हमारी इंडिया की जो अभी जियोग्राफिकल लोकेशन है वो काफी हमें काफी एडवांटेज देती है, वैसे ही जो मगध की जियोग्राफिकल लोकेशन है वो काफी एडवांटेज उनको देती थी, क्योंकि जो गंगा नदी के आसपास की जो फर्टाइल लैंड थी उससे ही उसको काफी एग्रीकल्चर और इकोनॉमी काफी बढ़ावा मिलता था। साथ ही साथ आयरन रिच एरियाज ऑफ बिहार एंड झारखंड, और झारखंड और बिहार का जो लोहे का जो स्रोत था वो काफी खनिज का जो स्रोत था जो वो काफी अच्छा था, तो इससे वो वेपन्स भी बना सकते हैं का। और साथ ही साथ उसकी जो इकोनॉमी है, इंडस्ट्री है, इसी ने ही मगध को एक छोटे से जनपद से बड़े साम्राज्य बनाने में काफी मदद की है। और मगध है उसका काफी ऐसी किताब है, बुक्स है, उसमें उसके बारे में लिखा गया है जिसमें जैनिस है और बुद्धिस्ट जो कैनोनिकल टेक्स्ट है उसमें भी उनके उनके ऊपर लिखा गया है। और साथ ही साथ रामायण और महाभारत और जो पुराण से उसमें भी मगध के ऊपर काफी लिखा गया है। और मगध और जो हमारी जो एंशियंट इंडिया है या फिर कहे तो भारत के जो सबसे बड़े साम्राज्य बने हैं, हमारा जो गोल्डन एज कहा जाए तो मौर्यन एज और गुप्त एज है, मौर्यन एम्पायर, गुप्त एम्पायर, दोनों मगध के द्वारा ही बनाए गए थे। और उसी में ही हमारी एंशियंट इंडिया की जो साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन, फिलोसॉफी, ये सब उसका उद्भव और ये सब है वो पीक पर थे, तो इसीलिए ही उसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता था। और गौतम बुद्ध के समय यहाँ पर कौन राज करते थे? बिंबिसार, जो कि हरियंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब देखते हैं मगध अंडर बिंबिसार। और ये जो महाराजा जो बिंबिसार है वो जो बृहद्रथ डायनेस्टी के जो आखिरी राजा थे बृहद्रथ, उसके बाद ही वो मगध के सम्राट बने हैं। और मगध थे जो पौराणिक सोर्सेस है उसके मुताबिक जो बृहद्रथ है वो और महाभारत और रामायण में भी बृहद्रथ के बारे में लिखा गया है। और उसके मुताबिक जो बृहद्रथ है वो वासु है, उनके पुत्र थे। और वासु ने ही ये जो गिरिव्रज और वासुमती है ये जो शहर है उसका
उन्होंने ही उसको फाउंड किया था। और उसका जो पुत्र था उसका नाम था जरासंध। जरासंध के बारे में भी महाभारत और पुराण में काफी बार लिखा गया है। और महावंश और जो बुद्ध चरित है उसमें भी उसके बारे में लिखा गया है, जो कि अश्वघोष द्वारा लिखा गया। उसमें उन्होंने कहा है कि जो मगध का सबसे पहला फेमस जो राजा है वो है बिंबिसार, और वो किसके पुत्र थे? भट्टिया, जो कि एक सरदार थे जो हरियंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उसके पुत्र थे बिंबिसार। वो बृहद्रथ के बाद वो मगध के सम्राट बने हैं। मगध रोज इनटू प्रोमिनेंस अंडर द रूल ऑफ बिंबिसार, वो बिलोंग टू द हरियंग डायनेस्टी। यानी कि जो मगध है उसका जो उद्भव, उसका जो एक पूरा का पूरा भारत के रूप में जो विस्तार हुआ है, उसकी शुरुआत महाराजा बिंबिसार के वक्त में ही हो गई थी। उन्होंने 493 बीसी से 544 बीसी से 493 बीसी तक राज किया। और उसका बहुत ही बड़ा अचीवमेंट ये कहा जाए तो उन्होंने ही ये जो मगध साम्राज्य है उनकी नींव रखी है। उनकी कुछ जो पॉलिसियां है उसी की वजह से ही ये जो मगध है वो बहुत ही बड़ा साम्राज्य बना। उसमें पहली आती है जो मैट्रिमोनियल पॉलिसी है। उसके मुताबिक जो कौशल के जो राजा है महाकौशल, और उसकी जो पुत्री थी कौशला देवी, जो कि प्रसेनजीत की बहन भी थी, उनसे उन्होंने शादी की और उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाए गए। और महावंश के पुराण उन्होंने जो चेलना, जो कि जो चेतक जो लिच्छवी चीफ है, वैशाली के लिच्छवी चीफ है चेतक, उनकी पुत्री के साथ उन्होंने विवाह किए हैं। और साथ ही साथ जो वसावी, जो कि विदेश जो गणराज्य है, जो वज्जीही का ही एक जो पार्ट था, उनकी गणराज्य की राजकुमारी के साथ ही उन्होंने विवाह किए थे। और साथ ही साथ जो जो मद्र राज्य है उनकी जो राजकुमारी है खेमा, उनके साथ ही उन्होंने ये जो सब मैट्रिमोनियल रिलेशन बनाए हैं। और ऐसा ही उन्होंने किया तो ऐसे ही जो फ्रेंड्स है, अलाइस है, वो बनाते गए। क्योंकि जो आप बड़े साम्राज्य बनाना चाहते हो तो आपको अलाइट की काफ़ी ज़रूरत होती है। ऐसा ही काफ़ी सालों बाद जो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त गद्दी पर आए तो उन्होंने ही इसी मैट्रिमोनियल पॉलिसी के तहत ही अपना जो साम्राज्य है वो काफ़ी बढ़ाया है। अब उनके जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है उसके बारे में भी देखते हैं। और उन्होंने ही जो अंग है उसके जो ब्रह्मदत्त है उसको डिफीट किया, और अंग है उसकी जो कैपिटल है चंपा, उनके साथ साथ पूरा का पूरा जो साम्राज्य है उसको मगध में मिला लिया। और मगध का सबसे बड़ा कोई जो राइवलरी हो या फिर कहे तो हरीफ था तो वो था चंड प्रद्योत महासेन अवंती के जो राजा थे। वो उन्होंने काफी बार बिंबिसार के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन बाद में वो दोनों अच्छे मित्र भी बन गए। इसी के तहत जो जीवक है जो कि उसके जो फिजिशियन है उसको उज्जैन भेजा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चंड प्रद्योत। जब वो बीमारी जॉन्डिस जैसी बीमारी में फंसे तब उनके इलाज के लिए ही उन्होंने भेजा। और जो जैसा कि हमने पहला देखा कि गांधार ने ही जो बिंबिसार है उसकी एम्बेसी में जो कुशती जो राजा है उन्होंने ही उनकी एम्बेसी में एक एम्बेसडर, एक राजदूत भेजा। उनकी मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु हुई 544 बीसी में। अब देखते हैं अंडर अजातशत्रु। अजातशत्रु के रूल में ही जो अजातशत्रु है उसको कुनिक भी कहा जाता था, जो कि बिंबिसार के पुत्र थे। उसकी पिता की जो मृत्यु हुई इसके बाद वो गद्दी पर आए और उन्होंने ही 32 साल के टाइम पीरियड तक उन्होंने ही रूल किया। और वो काफ़ी फेमस राजा थे, एम्बिशियस और पावरफुल किंग थे। और उसी के दौरान मगध ने अपना साम्राज्य का जो विस्तार है वो शुरू कर दिया था। हालांकि बिंबिसार के वक्त में ही शुरू हो गया था, लेकिन अजातशत्रु ने जो ऑलराउंड एक्सपांजन है, चारों दिशाओं में अपना जो एक्सपांजन और डेवलपमेंट है अपने साम्राज्य का, वो शुरू कर दिया। और उनकी जो ग्रेटेस्ट जो अचीवमेंट कही जाती है तो वैशाली के साथ उनकी लड़ाई, और साथ ही साथ उन्होंने कहा जाता है कि जो
पावरफुल जो कॉन्फेडरेसी है वैशाली की और वज्जी गणराज्य है उनको डिफीट किया। और ऐसे 36 किंगडम्स और रिपब्लिकन टेरिटरी थी, उन सबको मगध साम्राज्य का ही एक पार्ट बना लिया। जैसा कि हमने पहले देखा कि 16 साल तक उन्होंने जो वज्जी है उनके साथ युद्ध किया और फाइनली उनको वैशाली है उनको फाइनली मगध में शामिल कर लिया। और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई 462 बीसी में, जिन्होंने 32 साल तक राज किया। और अजात शत्रु है उसके बाद कौन रूलर बने, उनके बाद उसके जो पुत्र है उदयीन, वो उसके रूलर बने। यहाँ पर उदयीन का उल्लेख इसीलिए ही किया है कि क्योंकि उन्होंने ही जो ये जो पाटलिपुत्र है उसका निर्माण उदयीन ने ही किया था। क्योंकि मगध का जो अब जो साम्राज्य था वो काफी बड़ा हो गया था, तो राजगुरु से उनका संचालन करना थोड़ा मुश्किल हो गया था, तो इसलिए ही वहां पर पाटलिपुत्र है वहां पर उन्होंने एक सोन और गंगा नदी के आसपास का जो एरिया है वहां पर उन्होंने एक फोर्ट बनाया। और जो हरियंग डायनेस्टी है वो शिशुनाग डायनेस्टी द्वारा सक्सीडेड की गई, यानी कि हरियंग डायनेस्टी के बाद जो कोई डायनेस्टी आई तो वो थी शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनागी इस डायनेस्टी का फाउंडर था, उन्होंने ही ये जो ये जो शिशुनाग है वो जो आखिरी जो शासक है हरियंग डायनेस्टी के नागदस, उसके वो एक मंत्री थे और बाद में ही उनको हटाकर वो राजा बन गए। और शिशुनाग के बाद जो रूलर आया वो था कालाशोक। कालाशोक के वक्त ही जो ये जो पाटलिपुत्र है वो मगध साम्राज्य की राजधानी बनी, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और कालाशोक को इसलिए भी याद किया जाता है कि उन्होंने ही जो दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उनका आयोजन कालाशोक ने ही किया था। और पुराण में भी उनको काकवर्ण और श्रीलंकन टेक्स्ट में भी उनको कालाशोक के रूप में वर्णित किया गया है। अब देखते हैं नंद राजवंश के बारे में। जो महापद्म नंद है वो ही जो नंद डायनेस्टी की नींव उन्होंने ही रखी। जो नंद राजवंश है उन्होंने जो नॉर्थर्न इंडिया का जो पार्ट है, कुछ बहुत ही बड़ा पार्ट है, उसके ऊपर तकरीबन 100 वर्ष तक शासन किया, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। और जो महापद्मनंद है पुराण के मुताबिक वो जो नंदीवर्धन है और उनकी जो नॉन रॉयल क्वीन थी उनके ये पुत्र थे। तो जो नंद है उनको ही जो जो फर्स्ट एम्पायर बिल्डर कहा जाता है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में जो नंद राजवंश है उन्होंने ही छोटे से जो मगध का जो छोटे जनपद था उससे बड़े साम्राज्य का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ था। तो ये जो महापद्मानंद के वक्त वो काफी बड़ा हो गया था। तो महाबोधि वंस मेंशन द नेम ऑफ लास्ट नंद किंग एज धनानंद वो ऑल्सो कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कि सिकंदर के जो धनानंद है उनको सिकंदर का समकालीन ही ये जो महाबोधि वंश जो किताब है उसमें दिया गया है। और कुछ जो ग्रीक राइटर है उन्होंने ही जो ये जो धनानंद है जो महापद्मानंद का जो आखिरी पुत्र था धनानंद, उसको अग्राम्स के नाम से जाना गया है। उसके पास काफी बड़ी एक आर्मी थी जिसमें 20,000 से ज्यादा कैवलरी, 2 लाख से ज्यादा इन्फेंट्री, जो 2,000 से ज्यादा चैरियट्स और 3,000 वॉर एलिफेंट्स थे। जो ग्रीक हिस्टोरियंस है कर्टियस, उनके मुताबिक उनके पास काफी बढ़िया एक वास्ट आर्मी थी। तो इसीलिए उनको इंडिया फर्स्ट एम्पायर बिल्डर्स भी कहा जाता है। उसके बाद काफी जो स्ट्रॉन्ग वेल्थ भी थी और साथ ही साथ काफी बड़ी आर्मी थी, तो इसलिए भी जो मगध है वो नंद वंश के अंडर काफी बड़ा साम्राज्य बन गया था। बुद्धिक सोर्स के मुताबिक नंद वो काफी प्रजा में काफी अप्रिय था, क्योंकि जो उसकी जो धन के प्रति लालसा काफी बढ़ चुकी थी और जो टैक्सेशन है उसमें भी काफी उन्होंने बढ़ोतरी की थी, इसलिए भी ये काफी अप्रिय हो गया था। और साथ ही साथ उनकी जो पॉलिसी है उसी से ही वो
थोड़ा बहुत अप्रिय होने लगा था, जिसमें उसकी पावर के प्रति पॉलिसी, वेल्थ के प्रति पॉलिसी है, और वो अनपॉपुलर भी क्यों हुआ था, क्योंकि उन्होंने हेवी टैक्सेशन लगाए थे और उनकी जो एंटी क्षत्रिय पॉलिसी थी, इसी से ही वो प्रजा में अप्रिय हो गया था। तो चंद्रगुप्त के लिए उनको ओवरथ्रो करना काफी आसान हो गया था। और विद द फॉल ऑफ द नंदास, मगध एंटर इनटू अनदर फेज ऑफ हर ग्लोरियस हिस्ट्री अंडर द मौर्य। मगध के जो धनानंद है उसके अंत के बाद जो मगध है वो एक दूसरे दौर में प्रवेश करता है, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन है वो अपनी जो कहा जाए तो सर्वोच्च क्षमता पर वो था। अब देखते हैं जो पर्शियन इन्वेजन हुए थे उसके बारे में थोड़ी देखते हैं। जो अकामेडिड के जो अकामिड जो डायनेस्टी थी, उनका जो रूलर था, उसका जो फाउंडर था साइरस द ग्रेट, उसने ही जो इंडिया के कुछ पार्ट्स है उसने ही उसमें मिला लिए थे। लेकिन जब मगध में जब साम्राज्य बढ़ रहा था, तब भी ये भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो छोटे छोटे जो साम्राज्य थे, जैसे गांधार है, जो कंबोज है, और ऐसे जो पंजाब के आसपास का जो एरिया है वो काफ़ी वीक हो गया था। तो इसलिए भी ये जो पर्शियंस है उसके लिए काफ़ी अच्छा हो गया था कि पहुंच भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो इसी से ही जो दारियस है, जो कि साइरस का सक्सेसर था, उसके लिए नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अपने में मिलाने में काफ़ी अच्छा जद्दोजहद ना करनी पड़ी। और नक्शे जो रुस्तम है, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम के जो इंस्क्रिप्शन है शिलालेख में, उसमें भी जो दरायस का जो साम्राज्य था, उस जो नॉर्थन पंजाब है वो उसका ही एक पार्ट माना गया है। और उसने जो 20 प्रांत के रूप में अपना साम्राज्य, जो 20 सत्रपी के रूप में जो साम्राज्य डिवाइड किया था, उसके मुताबिक ही जो ये जो पंजाब था, पंजाब के आसपास का जो एरिया था, वो सबसे रिचेस्ट और मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस ही माना गया था। हेरोडोट्स ने भी ये जो पंजाब और सिंध सत्रपी के बारे में लिखा गया है कि ये 20 ये जो प्रोविंस है वो 20वां प्रोविंस ही है। और साथ ही साथ जो 4th सेंचुरी एडी तक जो लिपि थी वो खरोष्टी लिपि ही वहां पर इस्तेमाल होती थी। अब उसकी जो कुछ इफेक्ट भी हुई थी, जो पर्शियन इन्वेजन हुई, उससे इफेक्ट ये पड़ी कि जो हमारी जो राइटिंग स्किल है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आया, जिसमें अरेमिक फॉर्म ऑफ राइटिंग, जिसे बाद में जो खरोष्टी अल्फाबेट के रूप में विकसित किया गया। और साथ ही साथ जो अशोका के जो नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट में काफ़ी इंस्क्रिप्शन शिलालेख मिले हैं वो इस खरोष्टी लिपि में ही मिले हैं। और साथ ही साथ जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव भी एक इन्फ्लुएंस हुआ कि जो मौर्यन एम्पायर है, अशोक ने जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया था, तो वो भी जो जैसा कि पहले साइरस और दरायस ने जो सत्रपी के रूप में डिवाइड किया, वहीं पर अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपने साम्राज्य को डिवाइड किया था। और साथ ही साथ जो विक्ट्री पिलर्स है वो भी, जो अशोक के जो विक्ट्री पिलर्स है साथ वो भी ये जो अकामेनिड एम्पायर के जो रूलर्स थे वो काफ़ी, उन दोनों के बीच में काफ़ी सिमिलरिटी है। प्रमोशन ऑफ इंडो ईरानियन ट्रेड, यानी कि इकोनॉमी है, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई। फ्यूजन ऑफ ईरानियन पर्शियन फीचर्स इन मौर्यन आर्ट्स, यानी कि जो मौर्यन आर्ट्स में उसमें भी जो ईरानियन और जो पर्शियन आर्ट है उसकी इफेक्ट उस पर पड़ी है। तो इन सब के बारे में आपको जानना हो तो आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर है उसमें आप दे सकते हैं। साथ ही साथ जो रिलीजियस इम्पैक्ट है उसमें भी जो जोरोस्ट्रियन जो धर्म है, जो इन पारसियों का जो धर्म है उसमें भी बुद्धिज्म की कुछ जो फिलोसॉफी है, हिंदुइज्म की जो कुछ जो फिलोसॉफी है, उसका प्रभाव भी उसके ऊपर एक पड़ा है। अब दूसरा एक इम्पोर्टेंट इवेंट होती है ग्रीक इन्वेजन, उसके बारे में देखता है। जो
भारत और ग्रीक है, उन भारतीय और ग्रीक के बीच पहला जो कांटेक्ट हुआ था वो डायरेक्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन पर्शिया के थ्रू हुआ था। क्यों? क्योंकि जो वो जो जो दारियस है, जर्चस है, उसने जब ग्रीक के ऊपर हमला किया तो उसमें हमारे जो इंडियन सोल्जर्स है, उस इंडियन सोल्जर्स का कंटिजेंट है वो भी जो बैटल ऑफ हेलास में जर्सस के अंडर ही वो लड़े थे। तो उसका भी जो हेरोडोट्स है उसने ही उसके बारे में लिखा है। तो ये भी आपको एक याद रखना है कि जो अलेक्जेंडर के इन्वेजन के पहले क्या भारतीय ग्रीक के साथ फेमिलियर थे। तो हाँ, तो इसके हेरोडोट्स के मुताबिक ये दोनों फेमिलियर थे। और 4th सेंचुरी बीसी में ही पर्शियंस और ये जो ग्रीक थे उन्होंने ही जो वेस्ट एशिया है उसमें सुप्रीमसी के लिए जो उन दोनों के बीच की जो लड़ाई हुई, यही जो ग्रीक इन्वेजन है यही उसका ही एक पार्ट है। और जो सिकंदर है बाद में उसने ये जो अकामेनिड एम्पायर है उसको डिस्ट्रॉय, अलेक्जेंडर ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और साथ ही साथ जो एशिया माइनर, इराक और ईरान जैसे पार्ट को एनेक्स करते करते वो इंडिया की तरफ बढ़ने लगा। अब देखते हैं अलेक्जेंडर, जो यहाँ पर दिया गया है कि अलेक्जेंडर का जो साम्राज्य है वो कितना बड़ा था। तो पूरा का पूरा जो पर्शियन एम्पायर है वो ही उसमें आ जाता था। साथ ही साथ जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के कुछ जो प्रदेश है वो भी सिकंदर ने एनेक्स कर लिए थे। अलेक्जेंडर 3 द मैसिडन वाज द सन ऑफ फिलिप II एंड ओलंपियंस बिलोंग टू द रेस ऑफ एपिरोस। वो अपने आप को अकिलीस, जो कि इलियड का जो क्लासिकल जो इलियड है उसका जो वॉर हीरो है अकिलीस, उसका वो अपने आप को उसका वंशज मानता था। और उसने पर्शियन कॉन्क्वेस्ट के बाद ही स्वात और गांधार के थ्रू हिंदू कुश जो माउंटेन रेंज है उसके थ्रू मार्च करते करते वो इंडिया की तरफ वो बढ़ने लगा। और कुछ ऐसे जो छोटे छोटे वहाँ पर जो साम्राज्य आए वो उसको वो छोटे छोटे जो ट्राइब्स थे उसको एनेक्स करता गया। और उस जो एक बैटल फेमस और बैटल ऑफ हाइडास्पिस हुई थी 326 बीसी में, उसके बारे में देखते हैं। और ये जो बैटल है वो सिकंदर और पुरु उनके बीच ये लड़ी गई थी। हाइडास्पिस जो कि झेलम नदी अभी की है वहाँ पर ये लड़ी गई थी। और इसमें इस जो लड़ाई हुई थी इसमें किंग पुरु की डिफीट हुई थी। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ जो नेचुरल कॉज है उसने ही काफी एक जो रोल है वो प्ले किया था। क्योंकि सिकंदर ने क्यों चुनी थी, जो पुरुष की जो आर्मी थी वो मेनली चैरियट थी, उसमें जो रथ थे उसकी संख्या ज्यादा थी। साथ ही साथ जो वॉर एलिफेंट्स है उसका भी इसने इस्तेमाल किया था। तो जब मॉनसून आया तो झेलम नदी के आसपास का जो एरिया है जहां पर लड़ाई हुई थी वो काफी दलदली हो गया था। तो रथ का इस्तेमाल, रथ में जो कि 6 लोग सवार होते थे, तो जो रथ के जो सैनिक होते थे वो इन्फेंट्री की तरह नहीं लड़ सकते थे। साथ ही साथ जो एलिफेंट्स है उसका भी उतना इफेक्टिव इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसलिए भी ये जो बैटल ऑफ हाइडास्पिस हुई थी उसमें किंग पोरस की डिफीट हुई थी। साथ ही साथ जो उनकी लीडरशिप, अलेक्जेंडर के लीडर्स थी वो भी काफी एक बड़ा रोल प्ले किया था। जो किंग पुरु था, पुरु राजा था, वो काफी एक फेमस राजा था। क्योंकि जो उसका जो किंगडम था वो भी कहाँ पर है, पंजाब डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान है, वहां पर ये उनका जो किंगडम था उसका नाम था पुरव किंगडम। और उस वक्त का उसकी एक कारण ये है कि उसकी हार का कारण ये भी है कि जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया तो नॉर्थन वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है वो छोटी छोटी जो प्रिंसिपालिटीज है उसमें वो डिवाइडेड था। तो जब उसने इन्वेजन किया तो तब जो छोटे छोटे जो प्रिंसिपालिटीज है उसने ही ना तो पुरुष की मदद की और दूसरे किसी भी जो साम्राज्य थे उसने ही उसकी मदद नहीं करे। वहां पर ही आंबी कुमार जैसे जो ट्रेडर्स है उसको ही पहले से ही इंडिया ने आइडेंटिफाई किया। तो बैटल ऑफ हाइडास्पिस में उसकी जो पुरुष है उसकी हार हुई। लेकिन
जो ये अलेक्जेंडर की आर्मी है उसने आगे बढ़ने से इनकार कर लिया, क्योंकि जो नंद की सबसे बड़ी जो सेना थी उसका उनको डर था। क्योंकि जो सिकंदर की जो आर्मी थी उसके जो सैनिक थे उनको सबसे बड़ा कोई जो डर था तो वो नंद की सेना था। क्योंकि कुछ किताबों के मुताबिक नंद की सेना में 20,000 से ज्यादा कैवलरी, 2 लाख से ज्यादा इन्फेंट्री, 2 लाख चैरियर्स और 3,000 जैसे जो वॉर एलिफेंट्स है वो उसमें थे। जो ग्रीक हिस्टोरियंस है कर्टिकस, उसके मुताबिक ही नंद की पास इतनी बड़ी आर्मी थी। तो इस आर्मी से जो धनानंद है वो काफी एक बड़ा जो पावरफुल रूलर था। तो अलेक्जेंडर ने अपना जो मन है आगे बढ़ने का वो बदल लिया, और वो जो ये पूर्व का जो किंगडम है उसको, जो थोड़ा बहुत जो वेस्टर्न पंजाब का जो पार्ट है उसको अपने में मिलाकर वो वापिस ग्रीक की तरफ वो चला गया। अब जो इफेक्ट है उसके उसके जो इन्वेजन है उसकी क्या क्या इफेक्ट पड़ी। जो अलेक्जेंडर इन्वेजन ने एक बहुत ही बड़ा जो कोई इफेक्ट पड़ी तो वो है पॉलिटिकल लेसन, जिसे हमने एक रिजल्ट ये निकला कि जो जो यूनिटी है वो ही स्ट्रेंथ होती है। छोटी छोटी प्रिंसिपलिटी के बजाय जो एम्पायर बहुत ही बड़ा एम्पायर है वो हो तो आपके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। अलेक्जेंडर डिड नॉट फाइट विद द रियल पॉलिटिकल पावर ऑफ इंडिया विच वाज रिप्रेजेंटेड बाय द नंद एम्पायर। अलेक्जेंडर ने इन छोटी छोटी जो प्रिंसिपलिटी थी उनके साथ ही उसने लड़ाई की थी, ना कि नंद के जो धनानंद की जो सेना थी उनका सामना अलेक्जेंडर से नहीं हुआ था। और द पॉलिटिकल माइथ क्रिएटेड बाय द ग्रीक राइटर्स दैट द वेस्टर्न आर्मी वाज सुपीरियर to that of the Indian proved meaningless when Chandragupta Maurya not only drove out the Greek from the Indian soil but also defeated the most powerful Greek ruler after the Alexander। यानी कि जो इसका एक इफेक्ट ये पड़े कि जो ग्रीक हिस्टोरियंस और ग्रीक राइटर्स ने ये लिखा था कि इंडियंस के तुलना में जो वेस्टर्न आर्मी है वो काफी सुपीरियर है। लेकिन इस मिथ का भंग खंडन किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जब उसने सेल्यूकस निकेतर को बुरी तरह से हराया और उसके जो साम्राज्य का जो पार्ट है वो मौर्यन साम्राज्य में इंटीग्रेट कर लिया और उनको सरेंडर और एक जो संधि है वो करनी पड़ी। उसके मुताबिक उनकी पुत्री का हेलन का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ करना पड़ा। तो ये एक जो मिथ क्रिएट की गई थी ग्रीक राइटर्स और वेस्टर्न राइटर्स द्वारा कि हमारी आर्मी सुपीरियर है, तो उसका भी खंडन हो गया। अब जो एक इकोनॉमिक इफेक्ट होती है वो भी बड़ी, क्योंकि ग्रीक के साथ जो हमारा व्यापार है वो बढ़ने लगा। और जो सिक्के होते हैं उसके ऊपर जो पंच मार्क किए जाते हैं वो इन ग्रीक्स की ही देन है। साथ ही साथ जो सी रूट और लैंड रूट है, नए नए जो ट्रेड रूट और लैंड रूट है उसको भी उसकी भी खोज की गई। साथ ही साथ जो नॉर्थन वेस्टर्न रीजन है उसमें काफी सारे ऐसे जो ग्रीक सेटलमेंट है वो भी बसाए गए। और यही ग्रीक सेटलमेंट्स ने जब मगध एम्पायर और मौर्य एम्पायर वीक हो गया तो इसी सेटलमेंट्स ने इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में अपना साम्राज्य वो बढ़ाने लगे। और जैसे क्षत्रप थे, वेस्टर्न क्षत्रप, तो ये सब ग्रीक सेटलमेंट्स का ही एक पार्ट था। और हमारे जो कल्चर है उसमें भी थोड़ा एक ग्रीक आर्ट है उससे हमारा इन्फ्लुएंस हुआ है। अशोका के काफी ऐसे पिलर्स है वो ग्रीक आर्ट से ही इन्फ्लुएंस थे। और जो बुद्ध की जो प्रतिमाएं होती थी उसमें जो भाव होते थे और जो भाव दर्शाते कि मुख मुद्रा और उसकी जो उंगलियों की जो मुद्राएं होती थी उसके ऊपर जो भाव दर्शाए जाते थे, तो ये सब जो ग्रीक से उसकी ही एक देन है। और जो ये जो व्यापार का जो रूट है वो भी इसका ही एक पार्ट है। और जब चंद्रगुप्त मौर्य का रूल आया तो उसने
ये जो चाणक्य है उसने ही चंद्रगुप्त को कहा कि ये जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है उसको एनेक्स कर लो, तो ताकि दूसरी बार ऐसी अलेक्जेंडर जैसे रूलर्स है वो ना आ सके। तो ये भी एक उसका ही एक इफेक्ट देखने को मिल सकती है। ट्रेड कॉन्टेक्ट ज्यादा बढ़ गए, और जो ग्रीक फिलोसॉफी और इंडियन फिलोसॉफी है उसमें भी थोड़ा बहुत जो योगदान है वो बढ़ने लगा, और जो सोशियो रिलीजियस जो एस्पेक्ट है उसमें भी थोड़ा बहुत जो योगदान है वो ग्रीक इन्वेजन हुआ था तो उससे थोड़ी बहुत इफेक्ट पड़ी है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ग्रीक इन्वेजन ने इंडिया के ऊपर कोई ऐसी बड़ी इफेक्ट नहीं डाली। ग्रीक के इन्वेजन को एक छोटी सी आंधी के रूप में ही देखा जा सकता है। अलेक्जेंडर के इन्वेजन को एक जो छोटी सी आंधी आती है उसके रूप में ही देखा जा सकता है, क्योंकि इससे ना तो कोई जो हमारी जो पॉलिटी है उसमें चेंज आया, रिलीजियसली कोई चेंज आया, सोशियो इकोनॉमिकली कोई चेंज नहीं आया। तो इसीलिए भी उनकी जो इफेक्ट थोड़ी बहुत इफेक्ट हुई है, लेकिन उतनी इफेक्ट नहीं कि हमारे जो हमारी सोसाइटी है उसमें भी थोड़ा बदलाव आए। तो ये था मेरा जो पूरा का पूरा जो लेक्चर था वो महाजनपद, नंद डायनेस्टी, मगध एम्पायर, पर्शियन और ग्रीक इन्वेजन के बारे में था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा।